নেতা হবে, দেখা হবে। ওই একটা পায়ে আমি যে পড়ে বেড়াচ্ছি, আমি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। अब टाइगर दीदी ममता बनर्जी को हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो खुद कहती थी आई एम रॉयल बंगाल टाइगर, और उन्होंने वो साबित भी कर दिया है क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी मात दी है। टीएमसी 210 सीटें जीत रही है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में, और यह लगभग वही आंकड़ा है जो पिछले चुनाव में टीएमसी ने जीता था। पिछली बार ममता बनर्जी ने 211 सीटें जीती थी। इसका मतलब इतनी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी ममता बनर्जी को टस से मस नहीं कर पाई है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई है। हां, कांग्रेस और लेफ्ट का सफाया कर दिया है बीजेपी ने। 80 सीटें बीजेपी जीत रही है, पिछली बार सिर्फ 3 सीटों पर थी। इसका मतलब साफ है, अब पश्चिम बंगाल में राजनीति टीएमसी और बीजेपी की हो गई है। लेफ्ट और कांग्रेस बिल्कुल साफ हो चुके हैं। बीजेपी को करारी हार मिली बंगाल में, लेकिन असम में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है, बहुत बड़ी जीत। असम में 79 सीटों के साथ बीजेपी 5 साल बाद सरकार चलाकर सत्ता में वापसी कर रही है। एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में 5 साल सरकार चलाने के बाद असम में बीजेपी चुनाव जीतकर दोबारा आ रही है। केरल में लेफ्ट फ्रंट को बड़ी सफलता, 5 साल सरकार चलाने के बाद लेफ्ट फ्रंट केरल में सत्ता में वापसी कर रहा है। वहां भी कांग्रेस और गठबंधन को झटका लगा है, क्योंकि परंपरा यही कहती है हर 5 साल में केरल में सत्ता परिवर्तन होता है। इस बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस को निराशा। वहां नीचे देखिए, तमिलनाडु में यूपीए के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। एआईएडीएमके और बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन को करारी मात दी है यूपीए ने। तमिलनाडु में 150 सीटों के आसपास है यूपीए, और एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन सिर्फ 81 पर। हां, पुदुचेरी में एनडीए जीत रहा है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर पुदुचेरी जीतती हुई दिखाई दे रही है। यह देखिए, एआईएनआरसी प्लस 19 पर है और कांग्रेस वहां पर 11 पर है। अब बंगाल, जहां पर बीजेपी दावा कर रही थी कि वो 170, 180, 200 सीटें जीतेगी, ऐसा हो नहीं पाया। तमाम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल भी कह रहे थे बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच बहुत कड़ा मुकाबला है। लेकिन न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य ने कहा था असम में बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल सही हम साबित हुए, वही नतीजा आया है। यह देखिए, दोनों आंकड़े आपको दिखा रहा हूं मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमने कहा था 70 से ज्यादा, 79 बीजेपी जीत रही है। हमने बंगाल के बारे में कहा था 180 से ज्यादा और 210 वहां पर टीएमसी जीत रही है। सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए जो कह रहे थे कांटे की टक्कर होगी। कुछ बीजेपी को जिता रहे थे, कुछ टीएमसी को बहुत थोड़ी सी बढ़त दिखा रहे थे। सिर्फ न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने कहा था 180 से भी ज्यादा और 210 सीटें टीएमसी जीत रही है, यानी हमारा एग्जिट पोल एक बार फिर से सही साबित हो रहा है। केरल भी देख लीजिए, केरल में भी न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने कहा था एलडीएफ यानी लेफ्ट फ्रंट 102 सीटें जीत सकता है +-9। लगभग उसी के आसपास नतीजे आ रहे हैं। 99 सीटों पर लेफ्ट का गठबंधन आगे चल रहा है। और तमिलनाडु भी देख लीजिए, वहां हमने कहा था 175 के पार जाएगा डीएमके गठबंधन, फिलहाल 152 के आसपास है। यानी न्यूज 24 टुडे चाणक्य एक बार फिर बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, क्योंकि सबकी चर्चा आज दिन भर बंगाल पर ही थी, आज हम सवाल यही पूछ रहे हैं, आखिर बंगाल में क्यों जीती ममता और बीजेपी क्यों हारी, और 5 राज्यों के ये नतीजे आखिर क्या कहते हैं। इसी पर होगी बहस। परिचय करा दूं, बीजेपी से राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम मेरे साथ आ गए हैं। जफर इस्लाम, स्वागत है आपका। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, बहुत स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से आ गए हैं, और मेरे साथ AK वाजपेयी भी जुड़ेंगे एलजेपी से। लेकिन इस बीच मेरे पास जो खबर आ रही है वो ये कि ममता बनर्जी जीत के बाद मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगी कालीघाट। यह मेरे पास अपडेट आ रहा है, जीत के बाद दर्शन के लिए कालीघाट मंदिर जाएंगी ममता बनर्जी। जफर इस्लाम, आपसे शुरू कर रहा हूं। जफर इस्लाम, अखिलेश यादव ने
बंगाल में ममता दीदी की जीत के बाद ट्विटर पर लिखा कि दीदी ओ दीदी आपको भारी पड़ गया। आप भी मानते हैं ऐसा जफर इस्लाम? नहीं, देखिए, ये तो उनका अपना आकलन है। जो अखिलेश यादव क्या कहते हैं वो। जफर भाई एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। जफर इस्लाम एक सेकंड के लिए रोकूंगा सिर्फ। ममता बनर्जी जीत के बाद पहली बार अब मीडिया के सामने आ रही है, अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के सामने आ रही हैं। आइए जरा सुनते हैं क्या कह रही है ममता बनर्जी। সুস্থ থাকুন, কোভিডের প্রোটেকশনটা মেনটেন করে চলুন। আমি এখনো প্রেসকে মিট করিনি, আমি প্রেসকে মিট করে কিছু কথা বলবো। তার আগে আপনাদের আমি অনুরোধ করব, বিজয় মিছিল এখনই না করে, কোভিডে অনেক মানুষ আক্রান্ত, আসুন আমরা বিজয় মিছিল সম্বন্ধে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটু পরে 6টার পরে আমি প্রেস করব। আপনারা সারাদিন খুব খেটেছেন, আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে যান। এবং আপনাদের আমি বলি যে কোভিডের জন্য যত্ন নিন, বাড়ি গিয়ে টান টান করে গরম জলে সকলে মাস্ক ইউজ করুন এবং কোভিডের জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডের জন্য কাজ করা। ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। বাদ বাকি আমি আবার পরে বলছি। আস্তে আস্তে আস্তে, একদম আস্তে। पहली तस्वीर, उनके कार्यकर्ता और समर्थक जो उनके घर के बाहर जश्न मना रहे थे, उनको देखने के लिए, सुनने के लिए खड़े हुए थे। ममता बनर्जी ने उनसे सिर्फ इतना कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करो, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो। उससे ज्यादा सिर्फ 2-3 नारे लगवाकर ममता बनर्जी लगता है वापस जा रही हैं। उन्हें भी पता है कि यह विक्ट्री स्पीच का समय नहीं है। ऐसे में देश जब कोरोना वायरस से जूझ रहा है, ऐसे में जीत का भाषण देने का कोई मतलब नहीं है, सेलिब्रेट करने का, जश्न मनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जफर इस्लाम, आपके पास आ रहा हूं। ममता बनर्जी की तस्वीरें तो हम दिखाते रहेंगे। जफर इस्लाम, सवाल वही है। जफर इस्लाम, अखिलेश यादव कह रहे हैं दीदी ओ दीदी भारी पड़ गया, जवाब दीजिए। आज दीदी का व्हीलचेयर जो है मिस कर रहा हूं। व्हीलचेयर पे ही हर जगह, हर फोटो व्हीलचेयर पे ही दिखती थी। वो पैर जो है लटका के रखती थी, घुमाती रहती थी, लेकिन लटका के रखती। एनीवेज, मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये अब इलेक्शन में क्या भारी पड़ा, क्या हल्का पड़ा, क्या किससे नुकसान हुआ, किससे फायदा हुआ, ये तो पार्टी आकलन करती है। पार्टी आकलन भी करेगी और उसके बाद जो सही कोर्स करेक्शन मिलेगी। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि भाई हम 3 सीट वाले थे, 3 से आज 80 आपके चैनल पे दिखा रहा है, 80 किसी और चैनल पे 84 दिखा रहा है, बट 80 मानते हैं, 80 सीटों तक पहुंचे हैं। और आप याद रख लीजिए कि कांग्रेस और लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी मजबूत ऑपोजिशन की तरह है। और इतना ही नहीं, हम ये आपको आपके चैनल के माध्यम से वेस्ट बंगाल की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि उनकी हर तकलीफों को मजबूती से पटल पे रखा जाएगा। सरकार जिस तरह से टोलेबाजी, कटमनी, सिंडिकेट चलाती थी, उसका नाश कर देंगे हम लोग ऑपोजिशन में रह के, और एक मजबूत ऑपोजिशन में जो वहां की प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के लिए काम करेगी। और अब जो जिस तरह के वहां सरकार जो ममता बनर्जी की थी, वो सरकार अब वो वैसी सरकार नहीं चल ठीक है, इसलिए कि एक मजबूत ऑपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी। ओके, तो आखिरी दौर के मतदान के बाद, वैसे जफर इस्लाम आपकी जानकारी के लिए, मुझे पता है आप ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, आपको पता होगा, ममता बनर्जी ने ट्विटर पर जानकारी दी थी, पैर उनका ठीक हो गया है और वो प्लास्टर हटवाने के बाद। ओके, मैं वापस अब मुद्दे पे आ रहा हूं। आपने नारा दिया था 2 मई दीदी गई। पूरे इलेक्शन में वो घूम रही थी। और अभी अगर कोई आदमी का पैर टूटता है ना, हाँ, तो जिस मजबूती के साथ सीढ़ी पे चढ़ी और जिस मजबूती के साथ सीढ़ी से उतरी, वो होता नहीं है। आप किसी जिसका पैर में फ्रैक्चर हुआ और 1.5 महीना प्लास्टर लगाता है ना, पैर वो कमजोर होता है, उसको धीरे धीरे चलना पड़ता है 2-3 महीने तक। ओके, तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर ड्रामा कर रही थी। जफर इस्लाम, इसमें कोई शक ही नहीं मुझे। क्या ड्रामा कर रही थी और क्यों कर रही थी? वो देखिए, लोगों की सिंपैथी जीतने का काम कर रही थी वो। वरना आप किसी भी, जो भी विक्टिम रहा हो जिसके पैर या हाथ टूटे हो, उससे पूछिए कि क्या आप में वो इसलिए कि प्लास्टर जब रखता है तो उसके बाद
उसमें वही एनर्जी और ताकत आने में थोड़ा समय लगता है। ओके, तो इतना जल्दी नहीं होता है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इसी वजह से, इसी ड्रामे की वजह से ममता बनर्जी जीत गई, आप ये कह रहे हैं? ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, कह रही वो उनका एक स्टंट था, बैकफायर भी हो सकता था, शायद बैकफायर नहीं किया, बैकफायर भी हो सकता था। लेकिन जो आप दूसरी चीज पूछ रहे थे, मैं उन पे आता हूं, इस पे ज्यादा महत्व नहीं देता, इसलिए कि सबको मालूम है कि उन्होंने लोगों के आंखों में धूल झोंकना काम किया। और जब इलेक्शन खत्म होते और पैर ठीक हो गया उनका, इलेक्शन के समय खराब हुआ और इलेक्शन के बाद ठीक, तो सब लोग जानते हैं। लेकिन जो अहम मुद्दे की बात है कि हाँ वो जीती है, उसके लिए शुभकामनाएं। ओके, टीएमसी जीती है। आपने ये नारा दिया था, मैं ये पूछ रहा था, आपने ये नारा बार बार दिया था, 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई, लेकिन 2 मई तो दीदी आ गई जफर इस्लाम। अब राइटर्स बिल्डिंग में 2 मई को गई, और क्या कह सकता हूँ। 2 मई हमें पूरा विश्वास था कि 2 मई को वो जाएंगी, लेकिन ऐसा रिजल्ट चूंकि नहीं आया, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ। ये कह सकता हूँ कि आप सतर्क रहिए। अब आपने कांग्रेस और लेफ्ट के अपोजिशन को देखा है। ये भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत अपोजिशन है। आपको कोई गलत काम करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, इसलिए कि हम जनता की रखवाली करेंगे, जनता की चिंता करेंगे। अरे वो तो उल्टा कह रहे हैं संजय शर्मा, आइए जरा, संजय शर्मा भी है टीएमसी से, वो तो कह रहे हैं कि अब 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगी ममता बनर्जी। और अभी तो बालचंद्र कांगो थे सीपीआई से, वो तो यहां तक कह रहे थे अब देखिएगा चुनाव जीतते ही किसानों को लेकर दिल्ली जाने वाली है ममता बनर्जी। यानी 3 लगातार चुनाव जीतने के बाद संजय शर्मा, क्या आप दिल्ली पर हैं? टीएमसी की नजरें, ममता बनर्जी की नजरें? हमारी नजरें विकास पर है। और इसके पहले कि मैं इस बात पर कुछ बोलूं, जफर इस्लाम साहब ने दीदी की चोट के बारे में अभी टिप्पणी की है। ये भाजपा के नेता लोग ये मानसिक पोलियो के शिकार हो गए, इन्हें चोट भी चोट नहीं दिखती। ये खुद इतनी नौटंकी करते हैं कि दूसरे नेताओं के बारे में अलग अनर्गल प्रलाप करना इनकी आदत बन गई है, इनकी आदत बन गई है। और ये क्या बंगाल की जनता की देखेंगे? बंगाल की जनता ने खारिज कर दिया इनको। ये 200 पार की सीट बोल रहे थे, इनको ऐसी सबक सिखाई है बंगाल की जनता ने, आने वाले कई वर्षों तक, कई चुनाव तक ये मुंह उठा के खड़े नहीं हो सकते। और ये क्या बंगाल की जनता के ठीक करेंगे? प्रधानमंत्री, अरे भाई अभी मुंह उठा के ही खड़े किलोमीटर दूर आप थोड़ा प्रधानमंत्री जी के, आप बंगाल की जनता की जगह प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान के कुछ किलोमीटर दूर हमारे जो किसान भाई आंदोलन पर बैठे हैं उनकी चिंता करें, उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाए। ये दिखाए कि उन किसान भाइयों के साथ जो अन्याय आपकी सरकार कर रही है, आपको नाको नहीं करना चिबाया तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर पहले आप मौत के घाट उतार देते थे, अब नहीं उतार पाइएगा, याद रखिएगा। जफर इस्लाम, सुनिए, जफर इस्लाम मजबूती से काम करेगी। आप जब बोल रहे थे तो मैंने किया, अब मैंने बोलना ओके, 1 बाय 1 मेरे दर्शक भी यही कह रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं। ओके संजय शर्मा बोलिए, कंप्लीट करिए, बोलिए। जफर इस्लाम साहब को जब बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा, बोलिए बोलिए। मैं इस्लाम साहब से ये कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता की संवेदनशीलता दिखाने के पहले प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान पर जो महीनों से किसान भाई बैठे हैं, जो 300 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए हैं, उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाइए। ये उन किसान शहीदों की आत्माएं हैं। ओके, बंगाल की जनता। ओके संजय शर्मा, वापस राष्ट्र की बात के मुद्दे पर आपको ला रहा हूं। संजय शर्मा, आपके हिसाब से बीजेपी क्यों हारी, टीएमसी क्यों जीती? आपके हिसाब से प्रमुख कारण क्या है? बीजेपी ने बंगाल के लोगों को झूठ बोला। ये लोग तोलाबाजी की बात करते हैं, बल्कि बंगाल में कोई तोलाबाजी नहीं है। ये लोग दीदी के शासन के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं, ऐसा नहीं हुआ। ये लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर बंगाल को बांटना चाहते थे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करना चाहते थे, लेकिन बंगाल की जनता ने, 10 करोड़ जनता ने एक होकर इनके ध्रुवीकरण के रास्ते को नकार दिया और दीदी के विकास के रास्ते को अपना लिया। और बंगाल की जनता ये भली भांति जानती है, जिस प्रकार दीदी ने बंगाल को संभाला है, बंगाल में अविस्मरणीय सेवा कार्य किए हैं, राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य की जनता को प्राप्ति का आनंद दिया है, स्वाद दिया है, वो जनता दीदी को कभी छोड़ नहीं सकती। ओके संजय शर्मा, ओके संजय शर्मा, एक चीज और, क्या बीजेपी को बाहरी पार्टी मान लिया बंगाल ने? क्या बीजेपी के हरकतों, नेताओं की हरकतों के कारण आप मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बंगाल के चुनावी रैलियों में जिस प्रकार दीदी को संबोधित करते थे, वो बंगाल की कल्चर नहीं है।
बंगाल की संस्कृति वो नहीं है, और ऐसी कल्चर तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं है, देश की कल्चर नहीं है। उसको भी खारिज किया है बंगाल की जनता ने। बंगाल की जनता ने देश को एक रास्ता दिखाया है। संजय शर्मा, इनसे कैसे संजय शर्मा, पीछे वन छुड़ाना सेकेंड, है। वन सेकेंड, ओके, वन सेकेंड। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन जिस तरह की भाषा कई बार ममता बनर्जी ने इस्तेमाल की वो भी सही नहीं थी। इसीलिए सिर्फ ये कहना कि बीजेपी ने या बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल की, माफ करिए, दोनों तरफ से हुआ था ऐसा। लेकिन फिर भी जफर इस्लाम, आपको भी ऐसा लगता है? संजय शर्मा कह रहे हैं ध्रुवीकरण की राजनीति हार गई बंगाल में। ध्रुवीकरण की राजनीति जो ये करती थी उसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। जो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते थे उसके खिलाफ लड़ रहे थे। जो गोला बंद बारूद और पिस्टल की राजनीति करते, पर चला नहीं ना मुद्दा जफर इस्लाम आपका ये। अब चला या ना चला ये तो आप कैसे कह सकते? 3 से 80 आ गए, आपके चैनल पे दिख रहा है, तो चलाइए ना। जो सुपड़ा साहब जो कह रहे थे, बाकी लोग जो सेक्युलर फोर्सेस लेकर आए थे वो तो सुपड़ा साहब होके चले। ओके, तो ओके, तहसीन, ओके, तहसीन पूनावाला, हमारा तो एक कितना परसेंट वोट बढ़ा आप देखिए। 10% था, 10% से अभी 40% पे आ गया, और सीटों में देखिए 3 सीटों से हम अब 80 सीटों में आ गए। ओके, तहसीन पूनावाला को लाइए, तहसीन को लाइए, अनुराग भदौरिया को लाइए, AK वाजपेयी को लाइए। तहसीन पूनावाला, बीजेपी साफ कह रही है 3 से 79 हम जीत रहे हैं, असम हम जीत रहे हैं और पुदुचेरी हम जीत ही रहे हैं। आप केरल में भी हार रहे हैं, आप असम में भी हार रहे हैं, बंगाल में आप साफ हो गए, तो हार कांग्रेस की है, बीजेपी की तो जीत है। तहसीन पूनावाला, मतलब अगर बीजेपी इस वक्त जीत सेलिब्रेट करना चाहती है तो मैं क्या करूं? जहां रोज इतने हमारे फेलो सिटीजन्स मर रहे, शहीद हो रहे, और बीजेपी सेलिब्रेट कर रही कि हम जीत रहे हैं, ये खुशी का मौका है, तो इसके आगे कुछ कहने के लिए दर्शक देख रहे हैं। लेकिन 2 चीज मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल वेस्ट बंगाल में कांग्रेस हार चुकी है और पुदुचेरी में, लेकिन केरल और आसाम में कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे लगता है कांग्रेस ने एक अच्छा परफॉर्मेंस केरल और आसाम में किया, क्योंकि उम्मीद नहीं थी, आपके पोल्स है उसके पहले, कि कांग्रेस ये परफॉर्मेंस भी कर पाएगी। तो जैसे आपके पोल्स ने बताया बिल्कुल एक्यूरेट था, और मुझे लगता है अब जो है देश जागरूक हो रहा है, और ये बीजेपी की आखिरी जीत होगी। इसके बाद जो कोविड की वजह से, मोदी जी की वजह से हुआ है, बीजेपी जो लगातार अब हारने लगेगी, अब इसका शुरुआत, अब बीजेपी की हार का शुरुआत चालू हो चुका है। ओके, आप कह रहे हैं ये बीजेपी की आखिरी जीत है। आप कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? आप असम की जीत की बात कर रहे हैं या बंगाल में जो बीजेपी इतना अच्छा कर पाई है पिछले चुनाव के मुकाबले, उसकी बात कर रहे हैं? दोनों ये अच्छे परफॉर्मेंसेस है बीजेपी के, लेकिन जैसे कि आज IMA के डॉक्टर्स ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी, उनका नाम लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सुपर स्प्रेडर थे, जो उन्होंने वेस्ट बंगाल में किया। वेस्ट बंगाल में हाँ बीजेपी की एक तरफ से जीत हुई क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन देश हारा है। ये जितनी मृत्यु हुई है, बहुत दुख से कहना पड़ता है मानक भाई को, ये जितनी मृत्यु हुई, इसके पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जी। मैं आप और भारतीय जनता पार्टी, नड्डा जी का मैं वो आपको बात सुना दूं। नवंबर के अंदर नड्डा जी ने कहा था ट्रंप इसलिए हारा क्योंकि उसने कोविड को हैंडल नहीं किया, मोदी जी ने कोविड को हरा दिया। आज जो भारत की हालत हुई, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी और मोदी जी की वजह से। हाँ बोलिए जफर इस्लाम, जवाब इनको एक मुबारक, आप ही को मुबारक हो। देखिए, मैं 2-3 बात कहूंगा। पहली बात कि पहली पार्टी थी, ये इनको शर्म भी नहीं आ रहा है ये बोलते हुए कि पहली पार्टी थी जब इलेक्शन कमीशन ने बिहार के इलेक्शन में बुला के पूछा था कि भाई सब पार्टियों के बीच में कि क्या वर्चुअल रैली होनी चाहिए, तो हम ही एक ऐसी पार्टी थे, भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने कहा वर्चुअल रैली होनी चाहिए। बाकी सब पार्टियां, उसमें कांग्रेस भी है, जिन्होंने कहा नहीं होनी। आज इसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन जरा सा वायनाड में जो MP जो है, जो बहुत सेफ पैसेज लेके गए थे कि केरला में हम जीत के अपना कुछ बड़ा बहुत जो है अपनी हस्ती को बढ़ाने का काम करेंगे, वहां भी वो असफल रहे। जो जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, हार के लिए, उन्होंने वहां फिर से वो कायम रखा। और केरला में भी जो हर बार दूसरी सरकार आती, वहां भी वो उनको शिकस्त हुई। और कितनी रैलियां की, उस वक्त रैलियां की जब 50,000 लोग संक्रमित हो रहे थे, उस वक्त रैलियां की, तब उसमें मुंह में क्या दही जम गया था? उस वक्त तो आपकी बात ऐसी नहीं निकली, कह देते कि भाई हम नहीं करेंगे वर्चुअल रैली, करेंगे हम सिर्फ। क्यों नहीं कहा? आप स्टूडेंट्स के बीच में जाके आप डंड पेल रहे हैं और वहां पर कह रहे हैं कि बिना मास्क लगा के, और कह रहे हैं कि आप हम सेंसिटिव थे इसके बारे में। अरे आपने सब रैली कर ली, वहां आपकी बहना जो है वो आसाम में कर रही है, यहाँ पर आपके
जितने भी भाई बंधु लोग हैं सब दूसरे जगह कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको लास्ट में ये नजर आ रहा है। भाई हमने तो कहा था, आप उसका समर्थन करते हैं, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में जाके देख लीजिए, सबके रिकॉर्ड में है। ओके, वाजपेयी जी को लाइए जरा। वाजपेयी जी, ये बीजेपी की 5 राज्यों में मिलाकर, कुल मिलाकर देखें तो आप कैसे देखते हैं? जीत है या फिर सिर्फ सरकार जो बन रही है वो असम में या पुदुचेरी में मिलीजुली सरकार बन रही है? बंगाल में हार रहे हैं, केरल में है नहीं, और तमिलनाडु में भी हार रहे हैं एआईएडीएमके के साथ। कैसे देख रहे हैं? आसाम रिटेन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। बंगाल में 3 सीटें इनकी होती थी, उससे 80 के करीब पहुंच गए हैं, तो यह भी इनका विनिंग फैक्टर है। केरल में ये थे नहीं, केरल में इन्होंने ज्यादा कोई प्रयास भी नहीं किए। वहां पे तो कांग्रेस लगी हुई थी, बड़ी होपफुल थी कि ले जाएंगे सीट, और आसाम में भी यही कांग्रेस का हाल था। तो देखिए, बीजेपी को खोने को तो कुछ था ही नहीं। हाँ, उनकी प्रतिष्ठा ये जरूर थी कि आसाम रिटेन करेंगे या आसाम जाएगा, तो वो रिटेन कर लिया। बंगाल में उन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया, अपने मुद्दे जनता के बीच में रखे, जिसको जनता ने सकारा है, ये नहीं कि नकार दिया है। करप्शन कोई नकार नहीं सकता है, कटमनी कोई नकार नहीं सकता है, केंद्र की योजनाएं गरीबों को नहीं मिले कोई नकार नहीं सकता ये कैसा स्वीकारा है वाजपेयी जी? 211 जीत रही है टीएमसी, ये कैसा मुद्दों को स्वीकारा है? ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो बच्चा फर्स्ट क्लास आता रहे, अगर वो फर्स्ट क्लास से 2% भी कम नंबर आ जाए तो उसकी उम्मीदों पे वो खरा नहीं उतरता है। ये हो रहा है। लोगों को ये लग रहा था कि बीजेपी की तो सरकार वेस्ट बंगाल में 200% बनने जा रही है, तो देखिए, इसको हार थोड़ी कहोगे, माना इसको हार कैसे कह दोगे? ओके, देखिए, जीतने का प्रयास किया, उस प्रयास में किसी हद तक कामयाब हुए, उससे आगे नहीं हो पाए। ओके, इसको इस तरीके से लेके ना, हार सही पूछो तो कांग्रेस की है, और ये उनको स्वीकार करना चाहिए कि भाई उनको तो कुछ मिला ही नहीं। ना पर टीएमसी और कांग्रेस के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि अब 2024 की आप खैर मनाइए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को वो चेहरा मिल गया जिसकी उसको तलाश थी, और ममता बनर्जी देखिएगा 1-2 दिन में ही शुरू कर देंगी ये अपना अभियान। जी, कई बार इकट्ठे हो चुके हैं ये लोग, बड़े चेहरे आए इनके पास, बड़े चेहरे इन्होंने बनाने की कोशिश की, 2 दिन नहीं चल पाते हैं, तीसरे दिन अलग हो जाते हैं। यूपी का चुनाव देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, सब जगह महागठबंधन बनाते हैं, लेकिन रिजल्ट तो कोई आता नहीं है। तो देखिए, ये होपफुल रहे, अच्छी बात है। तहसील पूनावाला कह रहे हैं ये आखिरी चुनाव जीता है बीजेपी ने, क्योंकि कोरोना वायरस से जो स्थिति है, जो हाल है, उसके बाद जनता चुनने वाली है नहीं बीजेपी को। अरे राहुल गांधी से पूछ रहे ना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो पूनावाला आगे बोलना शुरू करेंगे, ये तो बढ़िया आदमी है, ये तो पूरा पाक साफ तरीके से अपनी बात रखते हैं। लेकिन आज जाने कैसी बातें रख रहे हैं। कोरोना में एक बात बताइए, राज्य सरकार का रोल नहीं है, तो जहां कांग्रेस की सरकार है वो भी खत्म हो जाएगी। तो मतलब ये इस तरह की बातें क्यों करते हैं? अनुराग भदौरिया, बीजेपी की हार हुई है या जीत हुई है? अनुराग, देखिए, बीजेपी जो इतनी लंबी लंबी बातें कह रहे थे, उनकी मानसिकता का ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं आप कि बीजेपी क्या देश के बारे में। जो नेता प्रवक्ता ये बोल रहा हो कि पैर पहले नहीं टूटा था, अब पहले पैर टूटा था, अब नहीं टूटा, जिसकी मानसिकता यहीं पे अटकी हो, वो जनता की बात क्या करेगा? सोचो, इतनी छोटी मानसिकता के लोग हैं, ये व्यक्तिगत हमले करने में माहिर है, इनको हार मान लेनी चाहिए। इनके पास जो लोग हैं वो भी टीएमसी के थे, और जो लोग टीएमसी से इनके पास आके जीते हैं वापस टीएमसी में चले जाएंगे। आप देख लेना, ये बड़ा अपोजिशन करें, इनके पास अपोजिशन रहेगा ही नहीं। जो टीएमसी को छोड़ के तुम्हारे पास आए थे सत्ता की लालच में, वो फिर वापस वहीं चले जाएंगे। ये टीएमसी के लोग हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं 79-80 जो उनकी सीटें आ रही है, टीएमसी में वापस चले जाएंगे। फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हार है, और ये शुरुआती है। इसके बाद जिंदगी में किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती। आज हालत ये है, मानक जी बुरा मत मानना, बीजेपी के प्रवक्ता को देख के लोग टीवी चैनल चेंज कर देते हैं। अगर आपकी टीआरपी आज कम ना आ रही हो तो बताना, जैसे बीजेपी का अनुराग एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड तो रुकिए, एक सेकंड रुकिए ना, दो चीजें नहीं मिलने से मौत। अरे रुकिए ना, एक सेकंड तो रुकिए भाई, एक सेकंड अब रुकिए ना, देखना नहीं चाहते। मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मैं आप ही को मौका दूंगा, मैं आप ही को मौका दूंगा। आप जो कह रहे हैं लोग कम देख रहे होंगे, अरे भाई मैं अपना बता सकता हूं, यूट्यूब पर भी हमें 2 लाख लोग देख रहे थे आज, जो कि सबसे ज्यादा टीवी चैनलों में सबसे ज्यादा लगातार, और लगातार फेसबुक पर भी हमें, क्योंकि देखिए टीआरपी मापने का जो तरीका है वो अभी आजकल आपको भी पता है कि टीवी चैनलों की रेटिंग नापने का कोई तरीका फिलहाल आजकल नहीं है, इसीलिए सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया से हम आइडिया ले लेते हैं।
सबसे माने जी, ज्यादा सुन टीवी लीजिए। चैनलों में लोग हमें देख रहे थे, ओफो। फेसबुक माने पर भी जी। हमको देख रहे थे। लेकिन माने अनुराग जी, चलिए ना, सुन वो तो मुद्दा लीजिए। छोड़िए, सुनिए वो मुद्दा मैं छोड़िए। बात कर लूं पूरी। हाँ रुकिए ना, अपनी मैं बात एक और पूरी सवाल करूं, जोड़ मैं देता हूं व्यक्तिगत- अपना, मैं सवाल भी नहीं, जोड़ मैं देता हूं अपना। व्यक्तिगत- हाँ, जोड़ दीजिए। बीजेपी ये कह रही है और बीजेपी के सपोर्टर कि बीजेपी अगर बंगाल नहीं जीत पाई, इस पे कांग्रेस, समाजवादी और बाकी पार्टियां जो खुश हो रही हैं, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, क्योंकि वो ना चुनाव उन्हें ऐसा लड़े, लगता है। वो ऐसे ही खुश हो रहे हैं। देखिए, हम समाजवादी लोग पूरी तरह से वहां टीएमसी को जिताने में लगे थे। हम साइकिलें रैली कर रहे थे और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि नॉन बंगाली वोट से हम जीत जाएंगे, शिल्पांचल जिसको बोलते हैं, वहां पे हमने 12 साइकिल रैलियां की होंगी और सारी सीटें निकल गई वहां पे टीएमसी की। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में ना रहे। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया। मैं आपके लिए टीवी चैनल को ना आपके डिजिटल के लिए बोल रहा था, इन जनरल बोल रहा हूं कि आप बीजेपी के नेता को लोग देखना नहीं चाहते, क्योंकि हर घर में मौतें हो रही हैं। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में लोग परेशान ना हो कोरोना काल से हो। ये सरकार जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में देखिए, यहाँ पे पंचायती चुनाव हो रहे हैं, यहाँ भी बुरी तरह हार रही है, बुरी तरह हार रही है। सोचो आप, क्योंकि कोई नहीं देखना चाहता, क्योंकि इनकी गलतियों की वजह से ये देश के बारे में बात नहीं करते, ये व्यक्तिगत बात करेंगे। हमेशा देखना इनकी भाषा क्या होगी, व्यक्तिगत होगी। किसी पार्टी के लिए बात नहीं करेंगे, व्यक्तिगत बात करेंगे। इस मानसिकता से देश ऊब गया है, क्योंकि देश समझ गया ये राष्ट्र की बात नहीं करते, ये राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ये बीजेपी को आगे बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने ऐसा कर दिया कि आप खुद तो डूबे ही हैं और राष्ट्र को डुबोने के चक्कर में पड़े, क्योंकि जिस तरह से जफर इस्लाम, लोगों को मौतें हो रही हैं, आप सोचो, इससे शर्म की बात हो सकती है क्या? जफर इस्लाम, कि आपके पास भी फोन आते होंगे, चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कोई भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप चले जाइए, दिल्ली हो, दिल्ली में भी तो आधा कंट्रोल, सबसे ज्यादा कंट्रोल तो यही करते हैं। वहां भी लोगों को बिना ऑक्सीजन की मौतें हो रही हैं। जिस देश में बिना ऑक्सीजन से मौतें होने लग जाएं और सरकार फेलियर हो जाए, जो 1 साल से सरकार ने कोई कंट्रोल नहीं किया हो, ना सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करते हो, इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। और पूरी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आज नकार रही है बुरी तरह। ओके, जफर इस्लाम, देखना नहीं चाहती है। तहसीन पूनावाला, अनुराग भदौरिया दोनों का जवाब दीजिएगा। दोनों कह रहे हैं कि आज के बाद आप कोई चुनाव नहीं जीतने वाले। यह आखिरी चुनाव था असम में जो आपने जीता है। बिल्कुल आखिरी है। ये कौन लोग कह रहे हैं? सुनिए, बड़े वो लोग कह रहे हैं जो यहाँ पे जीत रहे हैं पंचायत में, वो लोग कह रहे हैं जो पंचायत चुनाव जीत रहे हैं प्रभु, और यहाँ हार रहे हो। आप झोला डंडा उठा के निकल लो। इसलिए मैं बात चाहता हूँ कि नहीं, आप तो डंडा झोला उठा के निकल लो, नहीं तो जनता तुम्हारा अनुराग एक एक करके याद रखना, अनुराग एक एक करके। हाँ बोलिए जफर इस्लाम। नहीं, ये बहुत बोलते हैं ना कि हम तो बड़ा समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा कर रहे होते, आप बोल लिया ना, अब आपका जवाब दे। ऑक्सीजन की कमी से क्या आपको कभी संवेदनाएं हुई? तो संवेदनाएं अच्छा एक सेकंड अनुराग, आपको 30 सेकंड और चाहिए और ले लीजिए, लेकिन एक एक करके बोलते हैं, ठीक रहेगा। अनुराग, लोगों की मौत के बारे में आप बात नहीं करना चाहते। आपका मुख्यमंत्री बोलता है उत्तर प्रदेश के अंदर में किसी चीज की कमी नहीं है, ना ऑक्सीजन कमी है, ना यहाँ बेड की कमी है, ना वेंटिलेटर की कमी है, ना यहाँ पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की दवा की कमी है, और लोगों की मौतें हो रही है। ऊपर से कह रहा है कि कोई अगर बोलेगा तो उस पर एनएसए लगा देंगे, उसके ऊपर उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। ये कोई मुख्यमंत्री की भाषा होती है क्या? जहां लोगों की मौतें हो रही हो, गाड़ी में लेटा लेटा आदमी मर रहा है, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिला, पीपल के पेड़ के नीचे लेट के ऑक्सीजन लेना पड़ रहा हो, तो क्या यही नए भारत की कल्पना आपने बताई थी? यही नया भारत बनाना चाहते थे? ओके, अब रुक जाइए अनुराग, अब रुक जाइए, मैंने आपको पूरा टाइम दिया, अब रुक जाइए। ओके, अब रुक जाइए। जफर इस्लाम बोलिए, जवाब दीजिए। ये आखिरी चुनाव है जो आप जीते हैं असम वाला। देखिए मानक जी, आज आप तीनों पार्टी का नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। अगर आप हकीकत में देखिए तो आप देखिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हर जगह, हारी हुई पार्टी। ये नस्ल तो नाबूद हुई हुई पार्टी जो समाजवादी पार्टी, जिनके प्रवक्ताओं को अगर टीवी चैनल पे कोई देखे तो सच पूछिए तो वो इतना निराश हो जाता है इनको देख के कि लगता है कि बस जल्दी से टीवी चैनल चेंज कर दो। अरे आप चुप रहिए, आपको अपनी हकीकत मालूम होनी चाहिए। तीसरी बात बोल रहा हूँ, आज अगर कौन जीता है तो भारतीय जनता पार्टी। आसाम में हम जीते, पुडुचेरी में हम जीते, बीजेपी में बंगाल में 3 से 80 सीटों पे आई है। हमने कोई जश्न नहीं मनाया, हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करेंगे। हमने कहा कि ऑपोजिशन में बैठ के हम जनता के लिए काम करेंगे। ये कल तक कह रहे थे जनता के दुश्मन, कह रहे थे वैक्सीन जो है बीजेपी की वैक्सीन है। आज जो वैक्सीन कहते हैं भ्रष्टाचार की वैक्सीन, ऐसे बेशरम भ्रष्टाचार लोग जो है कि जहाँ पे शामली में क्या कह रहे थे, इंजेक्शन लगाने जाते हैं, कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा देते हो, वो बेचारी वैक्सीन लगवाने जाती है, कोरोना की वैक्सीन। आप बीच में बोल रहे हैं। अनुराग एक सेकेंड, अनुराग मैंने आपको पूरा टाइम दिया, अनुराग पूरा टाइम मैंने आपको दिया। अब जफर इस्लाम को भी सुनना पड़ेगा आपको। सिर्फ जफर इस्लाम बोलेंगे, सिर्फ जफर इस्लाम बोलेंगे, सिर्फ जफर इस्लाम बोलिए। जफर इस्लाम बोलिए। ये क्या तुम जैसे लोगों को ठीक से डंडा मार के यूपी में ठीक किया है और ठीक कर देंगे सब, ये भी जान लो।
अरे क्या बात कर रहे हैं? गुंडागर्दी की थी, वही गुंडागर्दी यहाँ कर रहे हो तुम। चिंता अरे मत भाई करो, आपने बोल दिया, मैं बोलने का हार रहे तो सोचता हूं बार-बार तुम्हारा, तुम लोग की आवाज बंद करना जरूरी है। आप हार रहे तो खिसियाने लगे। पहले आप इनका आवाज बंद कीजिए, फिर बंद बोलूंगा मैं, इसलिए कि मैंने बीच में आपकी बात नहीं, बोलिए बोलिए अनुराग, एक एक करके मैंने आपको टाइम दिया, फिर दूंगा, लेकिन पहले जफर इस्लाम अपनी बात कर लें। बोलिए जफर इस्लाम। मैं ये कह रहा था कि देखिए आज पुडुचेरी में मैं जीता हूँ, पुडुचेरी हमने आसाम में इतनी बड़ी जीत दर्ज की है, हमने बंगाल में 30 से इतना जगह, बाकी जगह हमारे जहां खाता नहीं खुला था वहां हमारा खाता खुला है, हम वहां पर ज्यादा परसेंटेज वोट लेकर आए। फिर भी कौन बातें कर रहा है कि हम हारेंगे आगे, जिसका जो नस्तनाबूद वाली पार्टी जिसको आज तक आपको 3 सीटें नहीं जीत पाए उत्तर प्रदेश में, वो वाली पार्टी कह रहे। अरे मैं आपको कह रहा हूं कि जनता को विश्वास हम पे है, हमने अगर 3 से 77 किया, बताओ किसने किया, आपने क्या किया? आप यूपी में आइएगा इलेक्शन में, आपको 10 सीटें से ज्यादा नहीं मिलेगा यूपी में, ये जान लीजिए। आपके जितने भी गुंडे थे सबको हम लोगों ने टाइट कर दिया है। आप गुंडे मवालियों के बेसिस पे जीते थे, उनको हमने टाइट करके रखा है। इसलिए आज वहां की जनता खुश है, नहीं खुश है तो जो वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कह रहे थे। ओके, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड अब रुक जाइए। तहसीन पूनावाला को लाइए जरा, तहसीन पूनावाला, AK वाजपेयी और संजय शर्मा। तहसीन नहीं है, संजय शर्मा को लाइए। संजय शर्मा सुन पा रहे हैं? हाँ जी। ओके, तो अब यह तय मान लिया जाए कि ममता बनर्जी बंगाल जीतने के बाद अब दिल्ली पर चढ़ाई करने वाली है। देखिए दीदी राजनीति की एक ऐसी हस्ती बन गई हैं कि वो हर समय चुनाव के लिए किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती है। और बंगाल विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में अभी देरी है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले राजनीति में दीदी की भी एक भूमिका रहेगी। और वैसे अभी मैं सर्जिकल इस्लाम इन भाई साहब की बात सुन रहा था, ये 3 सीट की बात करते हैं। इनको 3 सीट 2016 में मिली थी, उसके बाद इनको लोकसभा चुनाव में 18 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव में जितने विधानसभा क्षेत्रों में लोग आगे थे, उससे भी कम सीटें इस बार इनको मिली है। और इनकी हाल अभी वाजपेयी जी कह रहे थे हम तो 3 थे, हम तो मजबूत विपक्ष हो गए, और ये बात 200 पार की कर रहे थे, बात 2/3 बहुमत की कर रहे थे। इनकी हालत तो वो है, इन्होंने हेलीकॉप्टर चलाने के लिए परमिशन मांगी कि मैं हेलीकॉप्टर चलाऊंगा, मुझे लर्निंग लाइसेंस दिया जाए, और इनको साइकिल चलाने को कहा गया। तब अब ये कह रहे हैं भाई हम तो पहले पैदल चलते थे, अब कम से कम साइकिल चलाने तो हमें मिली। इन सब बातों से राजनीति होती है क्या? आप जिन बातों को लेकर बंगाल की जनता के पास गए थे, जिन बातों को लेकर बंगाल की जनादेश को मांगने गए थे जनता से, जनता ने आपको खारिज कर दिया। जनता ने आपके प्रधानमंत्री जी के भाषणों को, आपके गृह मंत्री जी के भाषणों को, आपकी CBI को, ED को, इलेक्शन कमीशन को, सभी को आपने इस्तेमाल किया और आप ये चुनाव जीत नहीं पाए। अब बुरी हालत आपकी हुई है और अभी भी समय है। मैं ये कहना चाहूंगा मानक जी, आज इस शो के माध्यम से, दिल्ली में जो सैकड़ों किसान शहीद हो गए हैं, उन किसानों की आत्माएं घूम रही है सत्ता के पीछे, दिल्ली की सत्ता के पीछे। किसानों के अधिकारों का हनन कर कर कोई भारत की राजनीति पर काबिज नहीं हो सकता। मोदी जी, हे मोदी अब भी जागो, ये अन्नदाता बड़े बलिदानी है, अहंकार की गद्दी डुबो सके आंखों में इतना पानी। AK वाजपेयी जी सुन रहे हैं? मानक जी, हाँ बोलिए। मानक जी देखो, सही बात तो यह है, आसाम रिटेन किया, पांडिचेरी जीता है, वेस्ट बंगाल में सीटें बढ़ी हैं, और इतने ख्याली पुलाव क्यों बनाए जा रहे हैं कि भाई ममता ये हो जाएगा, ममता जी वो कर देंगी, ममता जी फलाना कर देंगी। कौन से चुनाव है अभी लोकसभा के? 2024 में चुनाव होने हैं। 2024 में अभी 3 साल बाकी है, 4 साल। तो देखिए ऐसे मत करिए, चीजों को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जो हारे हैं उनको आकलन ज्यादा करना है। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने तो सीटें बढ़ी है, वोट परसेंटेज नहीं, एक सेकंड वाजपेयी जी, ये मत बोलिए कि बीजेपी को आकलन नहीं करना है। बीजेपी को भी आत्ममंथन करना है, आत्मचिंतन करना है, क्योंकि बीजेपी 200 सीटों की उम्मीद कर रही थी। मैं वाजपेयी जी आपसे ये पूछ रहा हूं, वाजपेयी जी, क्या हिंदू मुस्लिम और बीजेपी की जो हिंदुत्व और डेवलपमेंट, ये जो 2 मुद्दे मिलाकर बीजेपी अपना चुनाव लड़ती है और इस मॉडल पर चुनाव जीतती भी है, क्या ये दोनों मुद्दे बंगाल में फेल हो गए क्या? इसीलिए सिर्फ 77 सीटें आ रही हैं?
मानक जी, सबका साथ सबका विकास का मुद्दा कभी फेल नहीं होगा। भारतीय लोकतंत्र में ये उसका बेसिक फाउंडेशन पर है। फेल हो गया ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। उसमें देखिए, जो हमारा व्यक्तिगत मानना है, जो सारा असेसमेंट किया जाएगा वो तो बीजेपी वाले करेंगे, लेकिन एक वजह से इनकी थोड़ी सी सीटें कम हुई हैं। उसका कारण है बंगाली लीडरशिप ना होना। देखिए, बंगाल में बंगाली को बहुत ज्यादा माना जाता है, इसको कोई आदमी झुठला नहीं सकता है। हाँ। अगर ये बीजेपी वाले कोई बंगाली लीडर वहां प्रोजेक्ट हो जाता तो स्थिति और दूसरी होती। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि करप्शन के मुद्दे पे बीजेपी को नकार दिया गया है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि कट कमीशन के बेस पे बीजेपी को नकार दिया गया है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि सबका साथ सबका विकास का नारा वहां नहीं चला है। मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूं कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, कोई बीजेपी की पार्टी ने कमी करी है किसी तरीके की कोई स्ट्रेटेजी बनाने में। हाँ, सिर्फ एक ही मुद्दा है। अरे एक मुद्दा, क्या बात कर रहे हैं वाजपेयी जी? वाजपेयी जी, ये मत कहिए, एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। अब ये मत कहिए कि सिर्फ एक बंगाली चेहरा ममता बनर्जी के सामने नहीं था, इसलिए बीजेपी इतनी करारी हार को सामना कर रही है। ऐसे मत कहिए। 213 और 77 कौन खड़ा होगा? मानक जी, ये बात सही नहीं है कि वहां कटपनी मांगी जाती है। ये बात सही है। नहीं, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, आपका विश्लेषण जो है कि सिर्फ एक मुख्यमंत्री का चेहरा ना होने की वजह से बीजेपी इतनी करारी हार का सामना कर रही है। देखिए, और कोई कमी हमें नजर नहीं आई। देखिए, और कोई मुद्दा नहीं है। पॉलिटिकल आर्मी पूरी तरीके से ग्राउंड पे थी। पन्ना प्रमुख से लेके एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, किसी चीज की कमी नहीं थी। नहीं, मुद्दे वाजपेयी जी, मुद्दे कोई फेल नहीं हुए। ये मुद्दे फेल होने वाले हैं ही नहीं। हर चुनाव में यही मुद्दे चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ ना वाजपेयी जी, ये तो मान लीजिए कि बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए वो नहीं चले और टीएमसी ने जो मुद्दे उठाए वो चल गए। टीएमसी कौन से मुद्दे उठा रही थी? बाहरी, क्या बाहरी का मुद्दा चल गया? देखिए, टीएमसी की महिला वोटर जो है वो ममता जी के साथ खड़ी रही। उनकी टांग में चोट लगना ये एक सेंसिटिव मुद्दा बन गया। ये सब मुद्दों से वोट पलटा है। अदरवाइज आप ये कहें कि करप्शन का मुद्दा नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा। आप ये कहें कटपनी का मुद्दा नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। आप ये माने कि ममता दीदी ने वहां पे जो डेवलपमेंट कोई किया गरीब आदमियों की, तो मैं नहीं मानूंगा। ये तो फैक्ट है ना कि किसानों को पैसा नहीं दिया सेंटर का, इसको कौन डिनाई करेगा? तो इसलिए मेरा ये मानना है कि मुद्दे चले हैं, लेकिन कई और 2-3 कारण रहे जिसकी वजह से इस तरह के परिणाम जो बीजेपी चाहती थी वो नहीं आ पाए। तो इससे ये नहीं होगा कि सेंटर की राजनीति में फर्क पड़ जाएगा या अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर को हरा देगा लोकसभा के चुनाव में। एक राज्य के चुनाव अगर हमको नहीं जीत पाए, जो हम सत्ता नहीं मिल पाई हमको, तो कौन सी आफत आ गई? आप दूसरे राज्य में जाएंगे। तहसीन पूनावाला, यूपी की तैयारी शुरू कर दी उन्होंने आज से। तहसीन पूनावाला, अगला चुनाव यूपी का है और बीजेपी ने तैयारी शुरू भी कर दी होगी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी इस चुनाव के बाद कोई चुनाव जीतेगी ही नहीं? तहसीन। अनुराग भदौरिया, वाजपेयी जी तो कह रहे हैं बीजेपी का अगला टारगेट यूपी है। आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी कोई चुनाव अब नहीं जीतेगी? देखिए, ये पश्चिम बंगाल के चुनाव ने ये बात साफ कर दिया है, चुनाव के रिजल्ट ने, कि अब इस देश के अंदर में जाति धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रहे थे, धर्म की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रहती है, विकास की राजनीति करती नहीं है, तो अब ये राजनीति देश के अंदर नहीं चलेगी। या तो विकास की बात करनी पड़ेगी, तो विकास की बात तो करते नहीं है। अरे असम में तो जीत गए हमारे इतने लोग। अनुराग, असम में बीजेपी जीती है और सीए के मुद्दे पर जीती है, अपने काम 5 साल के काम के मुद्दे पर जीती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, और बंगाल में भी कांग्रेस और लेफ्ट का सफाया हो गया अनुराग। वहां पर बीजेपी 3 से 77 हो रही है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। सरकार वहां पे थी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पैसे का और अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है इस पूरे देश के चुनाव में, हर जगह आप देखो जिस तरह से ये झोंकते जाके लोगों को जिस तरह से खरीद फरोख्त करते हैं। ठीक है, कुछ जगह पे आप कामयाब हो सकते हो, लेकिन अब चूंकि पूरे देश की जनता ये कोरोना काल के बाद से ये एक्सपोज हो चुके हैं पूरे तरह के कि ये समाज की जनता की चिंता नहीं। जफर इस्लाम को लाइए। ओके, जफर इस्लाम, अनुराग भदौरिया, तहसीन पूनावाला और संजय शर्मा, तीनों ये कह रहे हैं कोरोना की दूसरी वेव में केंद्र सरकार को जिन सवालों का सामना करना पड़ रहा है, ये मुद्दे आपको अब आगे जनता के बीच जाने से रोकेंगे, आप नहीं जा पाएंगे। जफर इस्लाम। देखिए, जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता के हित में ही खड़ी रहती है और देश के हित में खड़ी रहती है। हमें बिल्कुल इसका कोई डर नहीं है, इसलिए कि अगर परफॉर्मेंस देखे तो हम तो सिर्फ बढ़त ही हासिल किया है।
हम घटे तो कहीं नहीं। आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है 77 प्लस 74, ये तो प्लस ही प्लस है हर जगह। माइनस कहां हुआ बताइए मुझे, एक इलेक्शन में बताइए कहीं माइनस, एक जहां घटा हो मेरा वहां बताइए। हमने तो सिर्फ प्लस ही दिख रहा है हर स्क्रीन को देखिए। ये जो नस्त नाबूद वाली पार्टी है, खत्म हो चुकी है दोनों पार्टियां, जिनका नाम निशान अब मिट गया है, वो हम पे कमेंट कर रहे हैं। जिनका खाली माइनस में है, कहीं प्लस में नहीं। मैं बताइए पुडुचेरी में प्लस, केरला में प्लस, तमिलनाडु में प्लस, बंगाल में प्लस, असम में प्लस, कहां माइनस हुआ कहीं बताइए। अच्छा, केरल में तो अभी आप जीरो हैं, केरल में प्लस प्लस कुछ नहीं है, केरल में आप जीरो हैं, माइनस में। परसेंटेज ऑफ वोट देखिए ना, हम बढ़े ही हैं, कहीं माइनस में कुछ नहीं। और बंगाल में भी जफर इस्लाम लोकसभा चुनाव से अगर कंपेयर करेंगे, ना लोकसभा में 18 सीटें आप जीत रहे थे, उस लिहाज से तो आपकी सीटें विधानसभा में बहुत कम आ रही हैं। 2024 में हमसे 2024 से बात कीजिएगा जब लोकसभा का इलेक्शन होगा। ये छोटे छोटे इलेक्शन होते हैं, छोटे छोटे इलाके में। इसका इलेक्शन क्या, आप इस इलेक्शन को आप पंचायत के इलेक्शन से कंपेयर करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, वो एकदम लोकलाइज होता है, ये थोड़ा लोकलाइज होता है, उसका इलेक्शन अलग होता है। उस इलेक्शन में जब हम जाएंगे तो हम 18 था, इस बार हम और बेहतर अच्छा करेंगे, ये पक्का वादा है। अखिलेश यादव अपने ट्विटर में जो आप पर कटाक्ष कर रहे थे, दीदी ओ दीदी, उसके अलावा वो ये भी लिख रहे थे कि नफरत की राजनीति को हरा दिया बंगाल की जागरूक जनता ने। नफरत की राजनीति को बंगाल की जागरूक जनता ने हरा दिया। मैं ये पूछता हूं कि वैक्सीन जैसी चीज को बीजेपी का कलर देना, ये बीजेपी के वैक्सीन है, किसने कहा था? किसकी मानसिकता खराब है? आज जिसके लिए रो रहे हैं कि मुझे लगा दो, मुझे लगा दो, वो कल तक कह रहे थे बीजेपी का वैक्सीन है। तो यह समझ में आता है कि इनकी मानसिकता है। ये कह रहे थे कि जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, अरे यादव की राजनीति। ओके जफर इस्लाम रुकिएगा, तहसीन पूनावाला आ गए, फिर मैं उनको टाइम नहीं दे पाऊंगा। तहसीन पूनावाला, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तहसीन, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ, ओके तहसीन, क्यों आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का आखिरी चुनाव होगा जिसमें वो जीत रही है? क्यों ऐसा? क्योंकि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसकी हालत इतनी खराब हुई है जितनी भारत की हुई है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट कह रहे, डॉक्टर्स कह रहे, एक व्यक्ति जिम्मेदार है, एक पॉलिटिकल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। लगातार मानक भाई आपके शो पे, अलग अलग शो पे मैं नवंबर से कह रहा था कि सेकेंड वेव आने वाला है। इन लोगों ने, भाजपा के प्रवक्ताओं ने हमें देशद्रोही कहा, गद्दार कहा। आज ये जो मृत्यु हो रही है इसके पीछे भाजपा जिम्मेदार है। दूसरी चीज, वैक्सीन की बात करें, मैं एक चीज करके अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि समय कम है। मानक जी, आप जानते हो, मैं जानते हो कितने यंगस्टर्स इस वक्त मर रहे हैं कोविड की वजह से। अगर हमने वैक्सीनेशन यंगस्टर्स को पहले लगाते और फाइजर और मॉडर्ना जिन्होंने फेज 1 फेज 2 ट्रायल्स खत्म किया था, उनको परमिशन देते भारत में आने के लिए, जब उन्होंने दिसंबर में मांगी थी, इतनी मृत्यु और सेकेंड वेव नहीं होती। मैं आज भी आपके शो में कह रहा हूं, ये सेकेंड वेव पीक पर नहीं है। हम 5 लाख केसेस टच करने वाले और हम 300 दिन दूर है हर्ड इम्यूनिटी से। इसकी डीले की वजह सिर्फ एक व्यक्ति है जो अपना फोटो चाहता था वैक्सीन सर्टिफिकेट पे, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, जिसने वैक्सीन प्रोग्राम को रीइन्वेंट करने की कोशिश की, जब हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन वैक्सीन प्रोग्राम था, पोलियो प्रोग्राम। इसकी वजह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। इन्हें देश से और दुनिया से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने हमारी जेब से पैसे लिए, अब हमारा ऑक्सीजन छीन रहे हैं। आपको बीजेपी और बीजेपी के सपोर्टर कह रहे हैं अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बंगाल में आप सुपड़ा साफ हो गया, आपका बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया। असम में आप बीजेपी को सत्ता में आने से रोक नहीं पाए। पुदुचेरी आप हार गए। केरल में आप, परंपरा आपके साथ थी, आपको आना चाहिए था, सत्ता परिवर्तन होता है हर 5 साल में, वहां आप लेफ्ट को हरा नहीं पाए। तमिलनाडु में आप डीएमके की वजह से जीत रहे हैं, तो आप क्यों खुश हो रहे हैं? बीजेपी की हार पर आप क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि बीजेपी को हारना बहुत जरूरी है भारत को बचाने के लिए, वरना भारत जिस दौर से गुजर रहा है, भारत वेनेजुएला और जिम्बाब्वे की तरह बन जाएगा। मैं देश का नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक देश की एम्बेसी मुझे ट्वीट ने व्हाट्सएप कर रही है कि हमें ऑक्सीजन पहुंचाइए। मेरे दोस्त श्रीनिवासन दूसरे एम्बेसीज में पहुंचा रहे। ये कब हुआ था मानक भाई कि एम्बेसी प्राइवेट सिटीजन से मदद मांग रही है, भारत की सरकार से नहीं। ये लोग ने भारत को खत्म कर दिया है, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे की श्रेणी में रख दिया है। लेकिन मैं आपकी बात को मानता हूं और इसको गंभीरता से कांग्रेस को लेना चाहिए। कांग्रेस को अभी समझना चाहिए कि वो रीजनल पार्टी से कुछ सीखे। कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि रिवाइव हो, वरना भारत को और भी कठिनाई आएगी जब तक भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार हटाना यही देश हित में एक जरूरी काम है। इनको हटाना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी बचाने के लिए। आपकी, मेरी, हम सबकी जिंदगी अगर बचाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा।
जफर इस्लाम बोलिए। जफर इस्लाम, हालात ये हैं, अब बताइए, वेनेजुएला से तुलना कर रहे हैं तहसीन पूनावाला कि अगर किसी देश की एम्बेसी अगर एक विपक्षी पार्टी के यूथ कांग्रेस के एक नेता से ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रही है, उससे अंदाजा लगा लीजिए देश में क्या हाल है। ये देखिए, ये तो वही लोग हैं जो कि चाइना के एम्बेसी में भी जाते हैं, वहां देश के खिलाफ बात करते हैं, और अभी ये ऐसा सीना ठोक के कह रहे हैं जैसे देश के लिए कोई अच्छी बात कर रहे हैं। ये बेशर्मी की हद है इन लोगों की। हकीकत तो यह है कि जब इनको इस तरह की हार, जो है करारी हार मिली है, इससे इनका जो है इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर विश्वास लोगों का नहीं होता तो हर जगह, जैसा मैंने कहा, हर जगह हमें हार का मुंह देखना पड़ता है। हमें हार का कहीं नहीं, हर जगह हम आगे बढ़े हैं इसलिए कि लोग हमारा हाथ थाम रहे हैं, हम लोगों का हाथ थाम रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी, बसपा, सपा या आरजेडी, इस तरह की पार्टियां जो है उससे लोग घबरा गए हैं। ये लोग सिर्फ माल बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, करप्शन करने के लिए, तोलाबाजी जो है वही सब काम करने के लिए है। ये कभी किसी के हित में नहीं करेंगे। मुस्लिम यादव करके फैक्टर किसने इजाद किया, जो आज कह रहे हैं, ये प्रवचन दे रहे हैं यहाँ पर बैठ के, मुस्लिम यादव MY, ये किसने इजाद किया? मुलायम सिंह यादव ने। यादव और मुस्लिम का वोट इकट्ठा करने के लिए वो खत्म हो गया दिन, ठीक कह रहे थे, वो दिन खत्म हो गया भाई, हमने खत्म कर दिया। अब जो है देखता है लोग कि ये अगर वैक्सीन को बीजेपी वैक्सीन कहते हैं तो इनकी मानसिकता सड़ी हुई है। ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और लोगों के सेहत से भी खिलवाड़ करना चाहते हैं। हमने इनको सही सबक दिया, जनता ने सही सबक दिया। अब इनकी कोई पहचान नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस है कि चूंकि एम्फेसाइज करके कह रहा हूं, इसलिए कि हमारी मंशा से वेखी रहती है कि समाज के में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा काम करे, उनके लिए बेहतर काम करे। अब देखिए, कुछ कमी न्यूज़ 24 की जिम्मेदारी और वादा है कि हम इलेक्शन पर तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन कोरोना की जो स्थिति है उस पर भी बात करेंगे। और तहसीन, अनुराग भदौरिया और संजय शर्मा तीनों ये सवाल उठा रहे हैं और मैं भी आपसे ये सवाल, जफर इस्लाम, मैं भी आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं। आप ये मानते हैं या नहीं मानते हैं कि पिछले 1 साल में केंद्र सरकार से भूल हुई, बहुत बड़ी भूल हुई, कि हमने 2020 के आखिर से लेकर और फरवरी तक, मार्च तक अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया, और जो दूसरी लहर बिल्कुल आनी ही थी, सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे, उसको हमने नजरअंदाज कर दिया और उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। देखिए, अब ये अगर इस पर डिस्कशन हो तो मैं ये कहूं कि हेल्थ किसका सब्जेक्ट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसका डेवलप करने का, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेंटर की, किसकी? सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वैक्सीन लाने की। जो ये सारे जो लोग बैठे हुए, कोई बीजेपी वैक्सीन, कोई ये, वो कहते थे कि 2024 तक वैक्सीन नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के चाहे आनंद शर्मा हो, चाहे संदीप दीक्षित हो, चाहे वो रमेश जी हो, जयराम रमेश, इन लोगों के स्टेटमेंट जाके देखिए। ये कहते हैं कि देश में 2024 से पहले वैक्सीन नहीं आएगा इसलिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड, मोदी जी ने देर कर दी, वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो सब बुक कर लिया। अरे भाई, आज देश में वैक्सीनेशन हो रहा है सबसे तेजी से, जो है पूरी दुनिया में ड्राइव यही चल रहा है। और ये कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है, फलाने की वैक्सीन है, इसलिए कि ये लोगों को चाहते भी नहीं कि उनका सेहत ठीक हो। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे कोई स्टेट हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टेट को इसकी जवाबदेही भी देनी पड़ेगी। अनुराग भदौरिया, सब कुछ अगर राज्यों पर आ जाएगा तो आप नरेंद्र मोदी को कैसे घेरेंगे? अनुराग, देखिए, कमाल की बात है, जब वोट लेना होता है तो क्या बोलते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, 130 करोड़ की जनता की जिम्मेदारी मेरी है। तब तो आप नहीं बोलते कि आप उत्तर प्रदेश अलग है, महाराष्ट्र अलग है, या पंजाब अलग है, या वेस्ट बंगाल अलग है। तब तो वोट लेने के लिए आप सबको एक साथ बोलने लगते हो। कमाल की बात है, लॉकडाउन आपने लगाया था तो पूरे देश में लगा दिया था, तब तो आपने राज्यों से नहीं पूछा था 2020 में। माने जब आप हारने लगते हो, जब आप कमजोर पड़ जाते हो, जब आपसे कुछ हो नहीं पाता है तो छोड़ के भाग जाते हो और दूसरों के ऊपर आरोप लगाने लगते हो, स्टेट की जिम्मेदारी है। तो उत्तर प्रदेश भी तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश की हालत क्या है पता है आपको? जो आप दिखाना नहीं चाहते हैं ये बीजेपी के लोग। आज उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि आपका जो मुख्यमंत्री है कहता कुछ है, जमीन में हकीकत कुछ है। वो तो बोलते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन कमी नहीं, बेड की कमी नहीं, वेंटिलेटर की कमी नहीं, हॉस्पिटल कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद ही लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प के मर रहे हैं, पीपल के पेड़ के नीचे जाके सो रहे हैं। फिर कहते हैं FIR कर देंगे अगर कोई कहेगा। तो आपने बर्खास्त किया ऐसे मुख्यमंत्री को?
कि आपको बर्खास्त करना नहीं चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? बीजेपी में अगर सच्ची मायने में भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रवादी पार्टी होती तो ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देती, जो मुख्यमंत्री विपदा के समय में, जहां आदमी के घरों में लाश है, जहां आदमी वहां पे शमशान घाट पे लाशों को जलाने के लिए लाइन लगाए खड़ा अपने परिवारजन को, वहां पे आप बोलोगे कि हम एनएसए लगा देंगे? आपके वहां पे आपकी बहुत बढ़िया, वाजपेयी जी को लाइए। बीजेपी के नेताओं की वाजपेयी जी, अगर ये तर्क मान लिया जाए जो जफर इस्लाम कह रहे हैं कि हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और कोरोना से निपटने की प्लानिंग की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, आपने कहा बीजेपी का अगला टारगेट यूपी है, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ को और उनकी सरकार को और उनकी बीजेपी को यूपी में इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे वाजपेयी जी? मानव जी, सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और दिए जा रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, बड़ी तथ्य बड़ा क्लियर है, सुनामी आ गई है। सुनामी आने की किसी एक्सपर्ट ने, किसी ने भी उसकी हमको जानकारी नहीं दी है। सबने ये कहा था कि सेकंड वेव आएगी, लेकिन सेकंड वेव में इतना म्यूटेट करेगी ये किसी का नहीं आइडिया था, एक्सपर्ट्स का भी नहीं था, एडवाइजर का भी नहीं था, किसी कंट्री का नहीं था। इस सुनामी में जितना मर्जी हम अरेंजमेंट करके रख लेते यही पोजीशन बनती, लेकिन केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन, वैक्सीन की तैयारी रखना, गैस की तैयारी रखना, ऑक्सीजन की, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो स्टेट को करना पड़ेगा ना, ट्रक का अरेंजमेंट स्टेट को करना पड़ेगा, अस्पताल तक स्टेट को पहुंचाना पड़ेगा, मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि हर 10 मिनट की रिपोर्ट आए बकायदा, ये सब तो स्टेट करेगा ना जी, केंद्र को कैसे घेर लेंगे? देखिए, केंद्र ने बड़ी पूरी कामयाबी के साथ 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो उसको बकायदा 0 लेवल तक लेके आए, लेकिन अचानक सेकेंड वेव आ गई और वो भी इतनी खतरनाक, तो उसके बावजूद भी प्रयास जारी है दोनों तरफ से। मैं कह रहा हूँ राज्य भी कर रही है और केंद्र भी कर रही है। दूसरी लहर आई है, अचानक नहीं आई है वाजपेयी जी, नहीं इतनी नहीं मानी थी। जो पहली लहर थी वो कम होना शुरू हुई 2020 के आखिरी 3-4 महीनों में। फरवरी आते आते हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद ऐलान कर दिया कि हम जीत गए, कोरोना वायरस का अंत हो गया, प्रधानमंत्री मोदी के कसीदे पढ़े जाने लगे और अचानक देखिए मार्च में दूसरी लहर आ गई। सबको पता है, एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे थे, एक्सपर्ट्स कह रहे थे दूसरी लहर आएगी आएगी आएगी, क्योंकि यूरोप में भी आई है, उसके 3-4 महीने बाद हिंदुस्तान में आती है, बिल्कुल वही हुआ है। उसकी सीमा कितनी होगी, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ये किसी के पास जानकारी नहीं। सबने कहा कि सेकंड वेव आएगी, यूरोप में भी आई थी, ये भी बात सही है, लेकिन इस सुनामी की तरह आएगी जिसमें सारे अरेंजमेंट डिमोलिश हो जाएंगे, ये नहीं जानकारी थी। लेकिन अभी भी सरकार लगी हुई है, जो 24/7 लगी हुई है, कहां से, रशिया से, अमेरिका से, ब्राजील से, सब जगह से अरेंजमेंट। लेकिन अब तो देर हो गई ना वाजपेयी जी, अब तो देर हो गई, अब तो समस्या इतनी बड़ी हो गई। अभी भी अगर राज्य सरकारें उसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर ले, प्रॉपर मैकेनिज्म कर ले, प्रॉपर अरेंजमेंट कर ले, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी करते, तो अभी भी देर नहीं है, क्योंकि अभी भी घोषणा ये हो रही है। नहीं वाजपेयी जी, ये तो उन लोगों से पूछिए ना जिनके घर में मौतें हो चुकी हैं। आप कह रहे हैं देर नहीं हुई है, उन लोगों से पूछिए भाई। देखिए, ये मैं तो बार बार यही बात कह रहा हूं कि ये हमारे परिवार में भी है, आपके परिवार में नहीं, वो ठीक है, लेकिन देर नहीं हुई है वाजपेयी जी, ये मत बोलिए, ब्लेम करने से तो नहीं, ये मत बोलिए देर नहीं हुई है, क्योंकि देर तो हुई है। आरोप प्रत्यारोप से नहीं चलेगा, इस वक्त सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और उसमें देर न करें। उसमें एक दूसरे पे अनुराग बाबू भी जो इधर उधर कर रहे हैं उससे नहीं होगा, जनता को सहयोग करना पड़ेगा, जनता को रास्ता दिखाना। नहीं, बिल्कुल ठीक है, इस वक्त तो कम से कम पहली प्राथमिकता जान बचाना ही है, और इसीलिए सब यही कह रहे हैं सहयोग करिए, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे समाज सेवी हो, सामाजिक संस्थाएं हो, या फिर आम लोग। सही कह रहे हैं वाजपेयी जी, लेकिन कुल मिलाकर अंत में जब ये दूसरी लहर चली जाएगी तब इसका विश्लेषण तो होगा ही, बल्कि अभी से भी होना चाहिए और वो हो भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए जफर इस्लाम, AK वाजपेयी, तहसीन पूनावाला, संजय शर्मा और अनुराग भदौरिया, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन हमारी ये खास कवरेज न्यूज 24 पर लगातार जारी है। আমি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।